नमस्कार। आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। बिलासपुर में स्थित एशिया के सबसे बड़े स्थायी छठ घाट पर उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। व्रती महिलाओं ने उगते सूरज को अर्घ देकर की पूजा संपन्न। बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र की मौत की घटना ने लिया राजनीतिक रंग। जिला कांग्रेस कमेटी ने उच्च स्तरीय जांच की मांग के साथ एसपी से की मुलाकात। नए विधानसभा भवन के लोकार्पण की तैयारियों का उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लिया जायजा। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे भवन का लोकार्पण। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर में छठ महापर्व की भव्यता इस बार एक अलग ही नजारा पेश कर रही थी। दिवाली के बाद 4 दिन तक चलने वाले इस महापर्व की छठा बिलासपुर के अरपा नदी के तट पर बसे एशिया के सबसे बड़े स्थायी छठ घाट पर देखने को मिली, जहां हजारों श्रद्धालु एक साथ सूर्य को अर्घ देने पहुंचे। पूरा माहौल श्रद्धा, आस्था और भक्ति से सराबोर था। छठ महापर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर को नहाय खाए के साथ हुई, जिसमें श्रद्धालुओं ने व्रत की शुद्धता के लिए स्नान कर सात्विक भोजन ग्रहण किया। इसके बाद 26 अक्टूबर को खरना पूजा का आयोजन हुआ, जहां व्रती महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर शाम को गुड़ चावल की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण किया। 27 अक्टूबर को संध्या अर्घ के अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु अरपा नदी के तट पर पहुंचे और अस्त होते सूर्य को अर्घ अर्पित किया। इसके बाद 28 अक्टूबर की सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ इस महान पर्व का समापन हुआ। इस दौरान पूरा छठ घाट आस्था और श्रद्धा भक्ति का केंद्र बना रहा। बिलासपुर के तोरवा क्षेत्र स्थित ये स्थायी छठ घाट लगभग 7.5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और करीब 1 किलोमीटर लंबा पूजा क्षेत्र तैयार किया गया है। घाट की सफाई, रंग रोगन, सजावट और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन और समाज सेवी संगठनों ने संभाल ली थी। नगर निगम की ओर से घाट के सौंदर्यीकरण और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया। श्रद्धालुओं ने बताया कि बिलासपुर का ये स्थायी छठ घाट देश भर में मिसाल बन चुका है। बिहार और झारखंड जैसे पारंपरिक छठ पर्व मनाने वाले राज्यों में भी इतनी बड़ी और सुसज्जित व्यवस्था कम ही देखने को मिलती है। यहाँ पहुंचने वाले श्रद्धालु गौरा लेकर सूर्य उपासना के इस महापर्व में शामिल हुए और विधि विधान से पूजा अर्चना की। ये हम लोग का बोला जाए तो 4 दिन का होता है, मगर मानते 3 दिन का। जैसे एक दिन कद्दू भात होता है, उस दिन बिना लहसुन प्याज का अपन कद्दू भात खाते हैं। उस दिन से लहसुन प्याज कुछ नहीं खाना है। फिर एक दिन का खरना पूजा होता है, फिर आज का पूजा होता है, फिर कल का पूजा होगा। तो बस ये हमारी पूजा है, मान्यता है, तभी तो हम इतने शौक से, इतने खुशी से, इतने उल्लास से कर रहे हैं। भिलाई में भी तड़के सुबह 4 बजे से ही विभिन्न छठ घाटों और तालाबों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर सूप और डलिया में ठेकुआ, फल, नारियल और दीप सजाकर घाटों की ओर रुख कर रही थीं। सूर्यदेव और छठी मैया की स्तुति
के गीतों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया था। जैसे ही पूर्व दिशा में सूर्य की पहली किरणें फूटीं, श्रद्धालुओं ने जल में खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ अर्पित किया और परिवार की सुख समृद्धि, संतान की लंबी आयु की मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना की। भिलाई के सेक्टर 2 स्थित तालाब में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। स्थानीय प्रशासन और सामाजिक संगठनों ने घाटों पर साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था की थी। परिवार सहित पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना में लीन रहे। भिलाई सहित पूरे प्रदेश और देशवासियों को ढेर सारी बधाई। ये छठ महापर्व यूपी बिहार के लोगों के द्वारा सूर्य देवता के आराधना से प्रारंभ किया जाता है। भिलाई में भी ये लगभग भिलाई निर्माण के साथ ही इस पर्व का प्रारंभ हुआ। पहले बहुत से कम तालाब होते थे, बहुत कमियां रहती थी। आज सारे छठ माता की कृपा से सब जगह अच्छे तालाबों का भी विकास हो गया और दिन प्रतिदिन छठ के मनाने वाले लोग भिलाई नहीं देश दुनिया में बढ़ रहे हैं। छठ माता सबको उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, यही शुभकामनाएं। इन सभी की ओर से आज मैं सभी श्रद्धालुओं का हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। छठी मैया आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करें। रोजी रोटी के लिए हमारे जितने भी भाई हैं वो बाहर जाते हैं और छठ मैया के पर्व पर उनका आना जरूरी होता है। घर में जो उत्सुकता होती है, भौजी, दीदी, माई, सभी के मन। निवाजन गणेश उत्सव समिति के अध्यक्ष एवं समिति के तमाम सदस्यों से आग्रह कि भैया का आकर बहुत ही गर्व का मौसम, ये समय जो कि हमारे बीच महामाई हम सभी के लाडले, हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय प्रकाश पांडे भी हमारे बीच मौजूद हैं। विद्या सिंह है। मैं बिलासपुर
से हूँ, यहाँ मेरा मायके है। हाँ हाँ हाँ, बताएंगे आज छठ पर्व है, क्या क्या महत्व है, कैसे कैसे मनाते ये हैं? छठ महापर्व है। ये 25 तारीख से इसका शुरुआत होता है नहाए खाए से। इसका डे 2 दूसरा दिन है, खरना है, और आज इसका पहला अर्घ है जिसे महापर्व बोलते हैं। छठी मैया सूरज मैया की सूरज को डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं, और कल इनका फिर उगते हुए सूरज को अर्घ देंगे। बहुत बड़ा पर्व है। इसका महत्व क्या है, किस लिए उपवास करते हैं? इसमें कोई भी बड़ी से बड़ी मन्नत पूरी हुई है, इसलिए बोलते हैं कि कितनी भी बड़ी मन्नत मांगी जाए छठी मैया जरूर पूरी करती है। इसीलिए इसको बहुत श्रद्धा से, बहुत भक्ति से, बहुत भावपूर्ण से इस पर्व को मनाया जाता है। जय छठी मैया। बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक छात्र की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मंगलवार को कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपने पहुंचा। कांग्रेस नेताओं ने विश्वविद्यालय प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही और छात्रों के प्रति उदासीन रवैये का आरोप लगाया। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के बीएससी भौतिक के 5वें सेमेस्टर का छात्र अरसलान अंसारी 21 अक्टूबर से लापता था। वो विवेकानंद हॉस्टल में रह रहा था। कई दिनों तक उसके न लौटने पर भी विश्वविद्यालय प्रशासन, वार्डन और सुरक्षा अधिकारी को इसकी जानकारी तक नहीं हुई। परिजनों और साथियों ने जब खोजबीन शुरू की तो बीते दिनों विश्वविद्यालय परिसर के अंदर स्थित एक तालाब में उसका शव तैरता हुआ मिला। इस घटना से छात्र समुदाय में गहरा आक्रोश है। इससे पहले एबीवीपी के छात्र नेताओं ने भी अरसलान की मौत को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की थी। छात्रों का कहना है कि यह घटना विश्वविद्यालय प्रबंधन की लापरवाही का नतीजा है। जब जिला कांग्रेस कमेटी ने भी इस मामले को गंभीर बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की तो मामला राजनीतिक रुख लेने लगा। इस घटना ने न केवल विश्वविद्यालय के छात्रों में भय और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है, बल्कि अब ये मुद्दा राजनीतिक रूप भी ले चुका है। छात्र संगठनों से लेकर राजनीतिक दलों तक विश्वविद्यालय प्रशासन से जवाब मांग रहे हैं कि आखिर एक छात्र के लापता रहने और उसकी मौत की जानकारी इतने दिनों तक किसी को क्यों नहीं दी गई। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक छात्र की तालाब में डूबने से मौत का मामला सामने आया है। हम कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि उस छात्र की हत्या हुई है। 21 तारीख से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बिहार का छात्र जो 1000 किलोमीटर से दूर आकर यहाँ रहता है और 21 तारीख से गायब हो जाता है, जबकि प्रत्येक दिन हॉस्टल में रहने वाले छात्र की अटेंडेंस लगती है। 3 दिन प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन क्या कर रहा था? 3 दिनों से छात्र की लाश तालाब में तैर रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई एफआईआर नहीं किया, गुमशुदगी की मर्ग भी कायम नहीं किया। विश्वविद्यालय के कुलपति जो कि अजिम्मेदार और अमानवीय व्यक्ति हैं कि यदि किसी की डेथ भी हो गई है तो उस परिवार को बंधक बनाया जा रहा है, उस परिवार से के साथ संवेदनशीलता से मिलना भी नहीं चाह रहे। असंवेदनशील कुलपति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिम्मेदार लोग जो लगातार यहाँ पर विश्वविद्यालय में कुकृत्य कर रहे हैं उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। और एक बात हमने जो है पुलिस अधीक्षक से कहा है कि यदि स्थानीय छत्तीसगढ़ का छात्र अपनी मांग को लेकर और यहाँ का छात्र संगठन अपनी मांग को लेकर विश्वविद्यालय जाता है तो वहां के कुलपति तानाशाह रवैया अपनाकर उनके खिलाफ एफआईआर करते हैं, रिस्ट्रिकेट करते हैं। यहाँ का विश्वविद्यालय, यहाँ के प्रबुद्धजनों ने, यहाँ के लोगों ने, बहुत छत्तीसगढ़ के लोगों ने संघर्ष करके बनाया है। बाहरी लोग जो आकर जो यहाँ के स्थानीय भावनाओं को नहीं समझते हैं, इनको सजा मिलनी चाहिए। कुलपति का गैर जिम्मेदाराना, कुलपति को के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मांग हम सब यहाँ करने आए हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय प्रशासन, चूंकि बिहार में चुनाव चल रहे हैं और जो मृत छात्र है वो मुस्लिम समाज से आता है, कहीं ऐसा तो नहीं विश्वविद्यालय प्रशासन किस दबाव में आकर जो है बिहार में चुनाव चल रहा है, इस कारण उसकी मौत को दबाया तो नहीं जा रहा है, उसमें हत्या को आत्महत्या में कन्वर्ट तो नहीं किया जा रहा है। ये भी जांच का विषय है, कांग्रेस पार्टी मांग करती है। की डिमांड है जीजीयू में जो बच्चे की डेथ हुई है, तालाब में जो बॉडी मिली थी, इस संबंध में बारीकी से जांच की जाए और जांच के लिए टीम बनाई जाए और जो भी इसके लिए लापरवाह है या जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। हमने श्योर किया है
कि निश्चित रूप से उसमें जांच टीम मैंने उसी दिन बना दी थी। आईपीएस अफसर हैं गगन कुमार, सीएसपी कोतवाली हैं, उनके नेतृत्व में एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर, 2 प्रधान आरक्षक और कांस्टेबल, ये सभी उस टीम में हैं। और कल उसका पीएम भी हो गया है बॉडी का, और लोग उनके परिवार के लोग आए थे, उनको सुपुर्द किया गया है। संभवतः कल तक हम लोग ने बात की है वहाँ पर कि शीघ्र ही उसकी पीएम रिपोर्ट मिल जाए, और यदि कोई फोरेंसिक उसकी जांच के लिए भेजा जाना है तो वो भी जांच रिपोर्ट जल्दी से जल्दी मिल जाए। उसके साथ ही साथ पैरेलली हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। यूनिवर्सिटी में मैं भी गया था और हमारे सीएसपी के नेतृत्व में वहाँ टीम लगातार हॉल्ट किए हुए हैं। स्पॉट से जितने भी एविडेंस हो सकते हैं वो लिए गए हैं कि किन परिस्थितियों में कैसे क्यों गया। सीसीटीवी फुटेज, जितने भी सीसीटीवी लगे हैं उसके फुटेज लिए गए हैं, क्रॉस चेक किए गए हैं। वहाँ हॉस्टल में रजिस्टर रखा जाता है जिसमें कि बच्चे जाते हैं बाहर और एंट्री होती है, एग्जिट होता है, सबकी एंट्री होती है। तो क्या उस समय जब 21 तारीख से वो बच्चा गया था तो वो जब नहीं आया तो उसमें क्या यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल के वार्डन है उन्होंने क्या किया, ये सारे प्रश्नों के जवाब हम लोग उसमें इन्वेस्टिगेशन में ले रहे हैं। नहीं, अभी नहीं, ये पीएम के आधार पे ही स्पष्ट होगा। जो स्पॉट देखने पर स्पष्ट है कि वहां पर एक पतला सा मिट्टी का टीला है जहां तक कि वो बच्चा गया हुआ था उस दिन। वहाँ एक सीसीटीवी के फुटेज दिख रहे हैं उस डायरेक्शन में जाते हुए बच्चे का, तो और काफ़ी थोड़ा स्लिपरी भी है वहाँ। और ठीक स्पॉट जो है उसके पास में पानी जो वाटर बॉडी है वो करीब 15 से 20 फीट गहरी है वहाँ। तो वहाँ तक किन परिस्थितियों में क्या किसी के साथ गया, क्या कोई वहाँ पर और दूसरा कोई उपस्थित था, या किन परिस्थितियों में उसकी इस हालत में बॉडी मिली है, ये सभी जांच में स्पष्ट हो जाएगा। जांच के दायरे में क्या प्रोफेसर भी आएंगे, प्रबंधन भी आएंगे, क्या आपकी टीम जो जांच के दायरे में जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसमें कि नंबर 1 हॉस्टल के जो वार्डन है, जहाँ पर बच्चों के देखने की व्यवस्था वार्डन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वार्डन के बाद में सिक्योरिटी की व्यवस्था है। सिक्योरिटी वालों ने क्या देखा है, सिक्योरिटी गार्ड है वहाँ पर जो रजिस्टर को वही मेंटेन करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड जो है कि जो भी बच्चे बाहर जाते हैं और आते हैं या जो भी अंदर आया बाहर गया वो सबकी एंट्री होती है। तो उन्होंने क्या देखा ये सारा कुछ जांच। प्रथम दृष्टया तो कोई ऐसी चोट के निशान नहीं थे, लेकिन ये सब कुछ पीएम रिपोर्ट में ही होगा। पुलिस इसमें बहुत कुछ ज़्यादा इसको चूंकि एक्सपर्ट डॉक्टर ही होते हैं और फोरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, वही बता पाए। उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने नया रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण की तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 1 नवंबर को राज्योत्सव के अवसर पर इस भवन का लोकार्पण करेंगे और विधायकों सहित आमंत्रित अतिथियों को संबोधित भी करेंगे। साव ने विधानसभा परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थल, मुख्य सदन और मंचीय कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नया रायपुर के सेक्टर 19 स्थित 51 एकड़ क्षेत्रफल में बना ये मंत्रालय महानदी भवन और इंद्रावती भवन के पीछे निर्मित किया गया है। साव ने बताया कि नया विधानसभा भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस है और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें 200 सदस्यों की क्षमता वाला सदन है तथा पेपरलेस विधानसभा संचालित करने के लिए सभी तकनीकी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। राज्योत्सव, वह भी रजत जयंती वर्ष का राज्योत्सव, ये बहुत ही गौरवशाली और ऐतिहासिक पल है छत्तीसगढ़ के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बनाए हुए इस छत्तीसगढ़ ने 25 सालों का सफर तय किया है। 1 नवंबर राज्योत्सव है जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। उसी दिन हमारे छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का लोकार्पण भी होने वाला है, तो वो ऐतिहासिक अवसर होगा। दशकों को ध्यान में रखकर इस विधानसभा का निर्माण कराया गया है। आधुनिक सुविधाओं से ये लैस है। छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को सहेजते हुए ये इसका निर्माण हुआ है, तो निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ की गरिमा को बढ़ाने वाला और छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला ये भवन होगा। बिलासपुर जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिला कार्यालय में साप्ताहिक टाइम लिमिट टीएल बैठक ली
और राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि सड़क मरम्मत और निर्माण कार्यों में अब तेजी लाई जाए। कलेक्टर ने कहा कि बरसात समाप्त हो चुकी है, ऐसे में निर्माण कार्यों के लिए अनुकूल वातावरण है, इसलिए निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य किए जाएं ताकि जनता को शीघ्र इसकी सुविधा मिल सके। बैठक में नगर निगम आयुक्त अमित कुमार सहित सभी विभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे। कलेक्टर ने धान खरीदी की तैयारी की समीक्षा करते हुए कहा कि खरीदी कार्य में पारदर्शिता और ईमानदारी अनिवार्य होनी चाहिए। प्रत्येक केंद्र की दैनिक निगरानी और भौतिक सत्यापन किया जाएगा। उन्होंने चेकलिस्ट के अनुसार तैयारी पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। बैठक में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार पर भी विशेष जोर दिया गया। कलेक्टर ने नोडल अधिकारियों को सौंपे गए स्कूलों का दौरा करने, कमजोर बच्चों पर ध्यान देने तथा शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों में प्राथमिकता से स्मार्ट टीवी भेजने के निर्देश दिए। नॉर्मली हफ्ते में एक दिन हम लोग ऑफिसर्स की बैठक रखते हैं। इसमें शासन के जो भी महत्वपूर्ण पत्र हैं उस पर चर्चा होती है। कई पत्र ऐसे होते हैं जिसमें एक से अधिक डिपार्टमेंट के लोगों के द्वारा मिलकर के काम करना होता है, उनसे भी चर्चा उनके संबंध में भी चर्चा की जाती है। बहुत सारे ऐसे काम है जिसमें एक से अधिक डिपार्टमेंट के लोगों के बीच में समन्वय करके काम किया जाता है। तो आज टीएल वाले दिन सभी अधिकारी आते हैं और इन सारी चीजों पर चर्चा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।